द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन। क्या तुमको ये बात चित्रांश मालूम है कि वो पूरे भारत में कॉलोनी बनाना चाहते थे? फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन। अब देखो, दैट इज दे केम एट सूरत और फिर पौंडीचेरी में। सो कॉलोनी एट सूरत कब बनाई? 1668 में, यानी उन्होंने उस पोर्ट को ही बना लिया। और एट पौंडीचेरी को भी क्या कहते हैं? पुदुचेरी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? और ये तमिलनाडु में है। कल मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी। 1674, यानी 6 साल के बाद इनकी दूसरी कॉलोनी बन गई। दे वांट टू मेक फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। दे वांटेड टू एस्टेब्लिश फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। क्या ऐसा वे कर सके? फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। क्या तुमको आरुष ये बात मालूम है कि फ्रेंच लोगों ने इंडियंस को ट्रेन किया? ऐसा तुम्हारी बुक में लिखा है। उनको कई तरीके की राइफल चलाना सिखाया, कैवेलरी घुड़सवारी सिखाई, और पूरी तरीके से भारतीय सेना को, जो पैदल सेना थी, उसको मॉडिफाई कर दिया। पहले वो सिर्फ तलवार से ही लड़ा करते थे, तलवार और भाले, लेकिन उनको आर्टिलरी से, मस्कीट, पहले की बंदूकों को क्या कहते थे? मस्कीट चलाना सिखाया, कैवेलरी सिखाई, और उनको मॉडिफाई किया जिससे कि यहाँ के लोग उनके काम आ सके। तो ऐसा काम करने वाले कौन लोग थे? फ्रेंच। सो फ्रेंच ट्रेन इंडियन सिपाही, जहाँ जहाँ वो जाते गए उनको उन्होंने मॉडर्नाइज किया। तो हम उनको मॉडर्नाइजर के रूप में देख सकते हैं, बट दे ऑल वर द कोलोनाइजर। मतलब मॉडर्नाइज करके फिर अपने यूज के लिए भी यूज दे वर कोलोनाइजर्स मेनली। वो क्या था? दे ऑल वर ऑफ दैट इज इल हार्ट। वो हमारे देश से क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करके इंस्लेव करना चाहते थे। और तो कोई उनका सुपीरियर मोटिव थोड़ी था कि इंडिया का भला करने आए। ओके ना, चलिए। तो फ्रेंच कॉलोनीज 2 जगह बन गई। अगली न्यूज बताओ, इसमें क्या लिखी है? वो फ्रेंच एम्पायर बनाना चाहते थे। तो इसमें बताओ, डुप्ले, हिंदी में इसे डुप्लेक्स नहीं बोला जाता है, हिंदी में डुप्ले बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? डुप्ले। आगे की चीज साइलेंट है। डुप्ले वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया। बहुत काम किया उसने, बहुत सारा एक्सपेंशन किया। गवर्नर। और क्या तुम फ्रेंच का जरा ये मैप देख सकते हो कि इसका गेट समुद्र की तरफ है या फिर इसका गेट फील्ड की ओर है? अच्छा, वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसने ही चॉप्ड आउट द एक्सपेंशन प्लान। उसने एक्सपेंशन प्लान बना लिया। आगे देखिए, कब से कब तक था? 17, अब ये 42, बहुत बाद में बना। 68 में बना तो समझो कितने साल बाद? 50 साल हो गए। 48 का मतलब 42 प्लस 44। और अब कब से बना? 1754। अब मैं तुम्हें सारी टाइम लाइन बता दे रहा हूँ। 1668 में क्या हुआ, 1674 में क्या हुआ, और इसके बाद अगली चीज 1742 में क्या हुआ, और 1754। ये डुप्ले का शासनकाल था। ठीक है, यहाँ सूरत है और ये पौंडी या पुदुचेरी। यहाँ तक की बात हो गई? ठीक है, दैट इज, मैं इसे 1600 यहाँ लेता हूँ और ये यहाँ पर लेता हूँ 1700। तो 1600, 1700 और इसके बीच में अब यहाँ पे लेता हूँ 1800। ये कब गई अब यहीं पे पता चल जाएगा। देखिए,
ठीक अगली लाइन में पढ़ो, ही ट्रेन्ड इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ही ट्रेन्ड, इसने एक नई चीज निकाली, भिड़ा नहीं लोगों से। ही ट्रेन्ड इंडियन सोल्जर। इवन तुमको ये टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम कभी पढ़ा है, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? उसके सैनिक इसी के द्वारा ट्रेन, समझ में आई? फ्रेंच ट्रेंड थे, किससे? और उसकी वजह से वो किससे भिड़ सका? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से टीपू सुल्तान ने बहुत लोहा लिया। दैट इज कन्फ्रंटेड, ठीक है ना? तो ही ट्रेंड, अगली लाइन पढ़ो तेजस, उसमें क्या लिखा है? He trained Indian soldiers in European military techniques, creating disciplined infantry soldiers in European military technique. यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक में उसने ट्रेन कर दिया। अच्छा, उसने इन्फेंट्री सोल्जर्स को अब सिपाही नहीं कहा। नाउ दीज वर कॉल्ड, जो सेना में आगे लड़ते हैं सीमाओं पर, उनको क्या कहते हैं? इन्फेंट्री। जो लड़ता है उसे इन्फेंट्री कहते हैं। तो नाउ इन्फेंट्री सोल्जर्स वर कॉल्ड। यही वर्ड अंग्रेजों ने भी यूज किया, वर कॉल्ड सिपॉय। उसने उनको गन पाउडर या बारूद का इस्तेमाल करना सिखाया और डिसिप्लिन सिखाई। पहले वो दौड़ते थे, उसने उनको लेफ्ट राइट सिखाया, बाएं मुड़ दाएं मुड़, ये सब किसने था? पहले ऐसे थोड़ी होते थे। पहले तो सेना भागती थी और बस दिन रात तीरंदाजी सवार ऐसे करते नहीं दिखाते पुरानी पिक्चरों में, कि अब एक साथ चलते हुए कदम ताल करते हैं, नहीं ना? सो ही, उसने क्या किया? इम्पोज्ड डिसिप्लिन एंड मार्चिंग प्रिंसिपल इन, इसमें इन्फेंट्री, ये सब सिखाया कि पहले डिसिप्लिन बनो। चलो, अच्छा, डुप्लेट, जो डुप्ले था, स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल थ्रू इंडियन पपेट रूलर्स। ही हैज नेवर कन्फ्रंटेड डायरेक्टली, उसने इनडायरेक्ट रूलिंग की। किसके थ्रू? पपेट रूलर्स। तो पपेट किसका मतलब है? जैसे दो भाइयों में लड़ाई, एक के साथ 500 सैनिक खड़े कर दिए, उसने दूसरे भाई को मार दिया, बोला अब तुम मेरे अंडर में। कांची से सैनिक से बोला हमारा आदमी तुम्हारे बैठेगा, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। दरबार में वो एक कुर्सी में, बड़ी कुर्सी में वो भी बैठा हुआ है, सब नोट कर रहा है तुम क्या। सो ही रूल्ड इंडिया। रूल्ड का मतलब है थोड़े ही पार्ट में रूल किया, अभी बहुत ज्यादा नाम नहीं लिए गए। ही रूल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट रूलर्स। अच्छा, इनसे निशान टीपू सुल्तान और हैदर अली बड़े प्रभावित हुए। बोले ये कितना अच्छा सिखा रहे हैं। इनके लोगों को बुलाया, बोला डुप्ले से कि कुछ अपने अफसर भेज दो, हमारी भी सेना भेज दो। सही है, और इनसे हथियार भी खरीदे टीपू सुल्तान। पपेट रूलर, पपेट का मतलब समझते हो? कठपुतली, जो रस्सियों से बन के चलती है। अब देखो, he captured Madras in 1746। The French, यहाँ तक कि तुमको ये मालूम है कि ये महाराष्ट्र है, लेकिन उस समय महाराष्ट्र नहीं था, ये कर्नाटक है। पहले उसे कर्नाटिक बोला जाता था। जब तुम्हें कहीं पे ये लिखा मिल जाए कर्नाटिक, तो समझ जाना वो कर्नाटक को ही कह रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी बुक में कई जगह लिखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कर्नाटक और कर्नाटिक से। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? बोलो। उस समय मैसूर थी। सही है, क्या थी बताइए? मैसूर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु है नीचे, और ये केरल है, ये क्या है? उसने चेन्नई पे कब्जा किया। चेन्नई एक तरीके का, चेन्नई का पोर्ट भी है, और चेन्नई यहीं पर एक बसा हुआ शहर। सही है। तो अब जरा देखो, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ये सी पोर्ट भी है, और साथ में एक बड़े शहर भी हैं। उसी वजह से ये बड़े शहर बने, क्योंकि सी पोर्ट थे, सारा पैसा वहीं आता था, सब लोग वहीं बसते चले गए।
तो अगर मैं कलकत्ता की बात करूंगा तो तुम हुबली समझना, वहां का सी पोर्ट कौन सा है? हुबली। और वो शहर कौन सा है? कलकत्ता। कलकत्ता समझ में आ गई बात? अब जरा देखो इसने कहां पर कब्जा कर लिया बताइए? डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास। Despite initial success, who captured Madras? The French ultimately lost ground. 1746 में यहाँ पर 1746 में इसने किसको कैप्चर किया? ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो इसने कब कब्जा किया चेन्नई को? अभी चेन्नई कहते हैं, पहले क्या कहते थे? मद्रास। तो डुप्ले ने कब्जा किया। कब कब्जा किया? लेकिन इसको हटा के डलहौजी आ गया, अंग्रेज बहुत चालाक व्यक्ति, ठीक है। और वहां पर डलहौजी की जो है लड़ाई भी हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। उस समय वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस था ना, वो डलहौजी का ही दिया हुआ था। तो इसको हटा के कौन बना बोलो बाद में? ब्रिटिश वाला। ब्रिटिश का था डलहौजी। सही है। तुमको ये बात सोनल मालूम होगी कि जिस समय डलहौजी की कौन सी डॉक्ट्राइन थी बताइए? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब आगे देखो, किसने कब्जा कर लिया? किस पे कब्जा कर लिया? तो ही कैप्चर्ड मद्रास। अच्छा, मद्रास पर क्या उसका कब्जा आरुष बहुत दिनों तक टिका? मद्रास या चेन्नई इन 1746 में कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको हरा दिया। बट द फ्रेंच अल्टीमेटली लॉस्ट टू ब्रिटिश एंड देयर वाज द कॉलोनी वाज ओनली लिमिटेड टू पांडिचेरी। क्या तुमको मालूम है, कल मैंने दिखाया है, अगर किसी को याद हो तो यही पुदुचेरी है। यस सर। दैट इज या पांडिचेरी। तो पांडिचेरी पर ही बस अब ये सीमित रहेगा, सब जगह ये खो दिए। बट दे इन्होंने क्या किया? डिफीटेड फ्रॉम बाय ब्रिटिश एंड नाउ देयर कॉलोनी वाज confined to limited to पांडिचेरी। Now ये सब क्वेश्चंस हैं, अभी मैं क्वेश्चन में भी ये यूज करूंगा, मैं उतना ही बता रहा हूं जो क्वेश्चन में। Now but they defeated, इनसे डिफीट हो गए, defeated by Britishers and limited only a confined, limited देयर कॉलोनी, नोट करते जाइएगा, इन पांडिचेरी। अगला देखो, यहाँ पर फ्रेंच लाइन में कुछ और भी चीजें लिखी हैं कि ए रेयर एक्सेप्शन वाज डिस्ट्रक्शन इन 9। उन्होंने कुछ भारत की ऐसा 1748 में, देख लो, इन्होंने मद्रास को कैप्चर किया 46 में, फिर लॉस्ट हो गए। और एक ये वाली लाइन पढ़ो, दैट इज 1748 में डुप्ले की पत्नी ने कहा कि ये मैसूर का ये बहुत अच्छा मंदिर दिख रहा है, इसे तोड़ दो। तो इसने अपनी पत्नी के कहने पर उसे तोड़ा। अदरवाइज इनका कोई बहुत बड़ा ऐसा रिलीजियस कैंपेन या इंडिया की संस्कृति को खराब करने का नहीं दिखता, एक ही बदनाम करने वाली एट्रोसिटी। सही है। तो डुप्ले ने अपनी पत्नी के कहने पर बहुत भव्य मंदिर को, जो पत्थरों का कई साल पुराना मंदिर था, उसको क्या करवा दिया? लिखा है बुक में, पढ़ो। और वहाँ के एक प्रीस्ट पादरी ने कहा था, पांडिचेरी के, और डुप्लेक्स की वाइफ ने कहा। तो 1748 में उसने क्या किया? डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए वेदपुरीश्वरन टेम्पल ही डिस्ट्रॉयड। वो प्रीस्ट का मतलब पादरी, चर्च का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? फादर।
फादर जूसिट पुरीश्वरन, किसके कहने पर? ठीक है, इंसिस्टेड बाय हिज वाइफ एंड फादर जूसिट। पढ़ो, इंसिस्टेड किसके द्वारा इंसिस्टेड हुआ? बाय हिज वाइफ एंड प्रीस्ट। प्रीस्ट किसको कहते हैं? फादर को। इनका नाम क्या है? जेसुइट। अगला देखो, अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये नीचे की तरफ सी है, ये नीचे सी है, तो बोलो इन्होंने अपने किले का दरवाजा कहाँ रखा? सी के और पीछे यहाँ बाउंड्री बना दी, ये बाउंड्री वॉल है, और यहाँ इन्होंने देखो दरवाजा तुमको दिख रहा, गेट में भी 3-4 इन्होंने अपने गेट बनाए होंगे। एक ये गेट है, एक ऐसा गेट है, जिससे जो शिप आए किसी को पता भी ना चले और सारे आर्म्स अंदर। सही है, नीचे सी दिख रहा है ना, और बाकी घास दिख रही चारों तरफ। ये सब क्या दिख रहा है बताओ? घास दिखाई गई कि नहीं? घास, पेड़ पौधे, और अंदर बहुत सारे बैरक्स हैं। ये सब क्या है? सैनिकों के रहने के लिए क्या बना डाले? बैरक्स। तो ये इनका मैप था, यहाँ इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, ये मैदान है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यही नीति किसने अपनाई? फिर इनको कोई कुछ कर पाएगा? जो दरवाजा ही नहीं तोड़ पाएगा तो इनके किलों को क्या करेगा? अगर इनको भी जाना होता तो इनके सैनिक यहाँ से निकल के आ जाते। कोई चोर दरवाजा भी नहीं था कि पीछे से दरवाजा खोल दे, जैसे भारतीय सैनिकों में नहीं होता था, एक गद्दार होता था वो एक गेट खोल देता था, लेकिन इनमें ऐसा कोई कर पाएगा? अब जरा देखो, एंटर द ब्रिटिश, so that is ब्रिटिश की अब एंट्री होती है। सर हाँ, तो बोलो। मतलब कि इनका जो ये फोर्ट होता था, इसके अंदर किसी को यहाँ से आना तो वो अंदर नहीं आ सकता, नहीं वो ऐसा। पूरा घूम के ही आना पड़ेगा हाँ। उसे। कोई गेट नहीं था, ये सुरक्षा था, किले बन गए। वो लेते थे सामान कि हम ले जा रहे हैं, फिर ले जाएं चाहे वहाँ रख दें, सी के थ्रू ले जाते थे, राजा को लगता था ले गए, क्या पता बीमार, कोई ऐसा आदि सर्वेलेंस नहीं था। अच्छा अब ये मुझे बताओ, ब्रिटेन डोमिनेटेड 200 साल तक ब्रिटेन ने राज किया और उसी ने सबसे ज़्यादा प्लंडरिंग की। ब्रिटेन डोमिनेटेड, और जरा पढ़ो, फॉर 2 centuries many books have dissected the method of British ruler, लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि कॉलोनियल प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट किया। हम उन पे नहीं जा रहे हैं कौन कौन राजा के, हमें उनके इतिहास से क्या मतलब, हम उनके इतिहास पे भी नहीं जा रहे हैं, हम उनके गवर्नर जनरल पे भी नहीं जा रहे हैं कि 17 गवर्नर जनरल थे, उनके नाम याद करो। क्यों याद करें? हम मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, हम बाबर औरंगजेब के क्यों नाम याद करें? हाँ, जो गलती की और उससे जो इम्पैक्ट पड़ा वो याद करें। उससे हमें क्या सीख मिलती है? हिस्ट्री हमेशा शिक्षा देती है कि हम आपस में लड़ते रहे तो उसका फायदा मुगल ने उठाया, ठीक है। तो जब बाबर ने यहाँ आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी ने, तो उस समय जो यहाँ का राजा था वो मिल गया था हिंदू राजाओं से, और इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान और इन सबसे लड़ाई हुई, फिर हरा दिया। तो जब एक राजा उनसे मिल जाएगा तो हरा ही देंगे। तो कैसे आपसी फूट ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया, हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं जिससे कि हम आगे मिलके रहें। सो हियर वी विल नॉट लर्न अबाउट देयर नेम ऑफ वायसरायज। एक नाम याद रखेंगे मैकाले का, कि जिसने हमारी शिक्षा नीति बदल दी और नई एजुकेशन पॉलिसी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की है, जिसके तहत तुम्हारी बुक कब से बनना शुरू हो गई थी? 2020, ठीक है। और फिर सब कुछ बदल दिया गया कि हम बच्चों को करेक्ट चीज़ सिखाएं।
8th के बच्चों को अगर मैं ये बताऊंगा कि जुडिशरी करप्ट है तो कहते हैं कि उनके कोमल मन में क्या प्रभाव पड़ेगा कि अरे हमारे देश की तो न्याय व्यवस्था करप्ट है। बोले ठीक है, तुम समझाना चाहते हो, ग्रेजुएशन में समझाओ, बच्चा मैच्योर हो जाए। और शुरू में अभी बच्चा जुडिशरी सीख रहा, तुम अभी से उसको दिखाओगे कि देश खराब है, ये बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? मानते हैं कि खराब है, लेकिन अभी से पढ़ाने की क्या जरूरत है? यही बात हो कह रहे हैं कि करप्शन मत सिखाओ, जुडिशरी का सिस्टम सिखाओ। जब वो इस काबिल हो जाए कि वो उसे ठीक कर सके, जब वो जाने वाला कॉलेज छोड़ के, तब दिखा दो कि करप्शन है। अब आगे की बात देखिए, दैट इज, अगले पेज पे आओ। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, दे कोलोनाइज्ड इंडिया, ठीक है, अप टू 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरी तक उन्होंने ऐसा किया है। और अगली हेडिंग है फ्रॉम ट्रेडर्स, बन करके वो व्यापारी आए थे, लेकिन उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। ट्रेडर्स तक ठीक था। देखिए, ब्रिटिश conquest to India is one of the remarkable example. A trading company transformed into an imperial power. This is example how a trading company, कौन सी ट्रेडिंग कंपनी, अभी वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की चॉकलेट और कॉफी बिकती है, अभी भी बिकती है। हाँ, वहां पर ब्रिटेन में, अब बहुत छोटी कंपनी रह गई है, 600 करोड़ रुपए का व्यापार करती है बस। हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी, पहले एक ऐसा समय था कि इसके जलवे थे, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकेम इंपीरियल पावर। इंपीरियल का क्या मतलब होता है? शाही। वरना व्यापारी कभी राजा हो सकता है क्या? ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलता। नाउ ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ इंडिया वाज ग्रेजुअल, कैलकुलेटेड एंड डिस्गाइज्ड। ब्रिटिश का जो टेक ओवर था वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था, किसी को पता ही नहीं चल पाया टू इंडिया। बहुत ये नहीं कि बहुत बड़ी सेना लेके आए, हजार लोग आते रहे, और वाज ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे था, कैलकुलेटेड। वो ताव में या गुस्से में आकर लड़ाई करने नहीं जाते थे। कई बार जब दबना होता था तो दब भी जाते थे, योर ऑनर राजा के सामने बोलते थे, झुक भी जाते थे। लेकिन जब अपना पड़ता था, जब देखते थे हाँ पीछे से मेरी सेना आ गई, वो कर देते। एंड डिस्गाइज्ड, छुपे हुए भेष में था, जैसे आस्तीन में सांप छिपा होता है। एंड कैसा था? डिस्गाइज्ड। जैसा अगली लाइन में पढ़ो तो लिखा है डिस्गाइज्ड, छिपा हुआ। They used divide and rule policy not only between the जो हेरार्कियल किंग होते हैं, राजा के बेटे, उनके बीच में ही फूट डालो और राज करो की राजनीति ही नहीं अपनाई। इवन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, उन्होंने सिखों को हिंदुओं से लड़वा दिया, जबकि सिख बने ही थे हिंदुओं की रक्षा के लिए, और उसके लिए उनको लड़ाया, हिंदुओं से मुस्लिम को लड़ाया, जिससे कि ये आपस में लड़ते ना, और फिर मैं फिर से बिचौलिया बन जाऊं कि ब्रिटिश के पास हम दोनों जाएं तो ही फैसला करो। वो खुद ऐसी जगह जाना चाहते थे, वो ब्रोकर बनना चाहते थे, दलाल। समझ में आई बात? दे यूज्ड बेस्ट, कौन सी पॉलिसी? दे यूज्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। किसके बीच में? नॉट बिटवीन रूलर्स बट ऑल्सो बिटवीन रिलीजन्स एंड ऑल्सो बिटवीन क्लैंस। क्लैंस का मतलब हिंदू जाति के अंदर भी लड़वा दिया। अरे तुम नीच जात के हो, तुम ऊंच जात के हो, हम तुमको सीट दिलवाएंगे। ये सब ब्रिटिश का ही। अम्बेडकर को ब्रिटिश ने खूब सपोर्ट किया।
ब्रिटिश खूब अंबेडकर मिलने जाते थे ब्रिटिशर्स, वहीं से उनको पावर मिली। दे यूज्ड डिवाइड, जिन्ना ने इतना मिले ब्रिटिश से, बोले हम तुमको दिलाएंगे, भारत का बंटवारा हम करें, ठीक है। किसी भी जगह जहां जहां वो गए, चाहे वो फिलिस्तीन को आज़ाद कर रहे थे वहां इजराइल बना दिया, 3 जगह उन्होंने आज़ादी दी, बंटवारा करके 2 ग्रुप बना दिया, आज तक बेचारे झगड़ ही रहे हैं। इजिप्ट वाला भी है। हाँ, तो इस तरीके से जहां भी उन्होंने आज़ादी दी 2 हिस्से कर दिए, और किसके बेसिस पर, या तो रिलीजन के बेसिस पर, या ऐसा किया डिस्प्यूट कि लैंड के बेसिस, दे यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इंडिया में ये देखो, इंडिया में इन्होंने भारत और पाकिस्तान बनाया, अब बोले ये पाकिस्तान है ये पाकिस्तान है, तुम इंडिया के ऊपर से उड़ के जाओगे, ऐसे बनाया जाता है क्या? वहां इजराइल में बना दिया, ये बोले ये तुम्हारा, ये इजराइल है यहाँ तक बीच में, और ये तुम्हारा वेस्ट लैंड है, कौन सी लैंड, और ये तुम्हारी गाजा है, और बीच में ये फिलिस्तीन है, बोले इनके बीच से उड़ के जाओगे। ऐसे डिवीजन होता है क्या? अलग अलग कर दो, रहे दोनों लोग, इसी वजह से तो इसको हटाना पड़ा। तो वो उस उड़ उड़ के जाओगे, हमारे ऊपर बम गिराओगे क्या? मतलब उनका कोई भी डिवीजन बम भी गिरा सकते हैं। अरे कोई तुम वो दुश्मन देश बना रहे हो हमारा, और वो हमारे ऊपर से उड़ के अपनी जमीन पे जाएगा। ऐसे यहाँ फिलिस्तीन का किया, बीच में इजराइल बना दिया, इजराइल ने भी फिर ठोक के सारा फिलिस्तीन कब्जे में कर लिया, बोला कोई फिलिस्तीन नहीं है, हमने इसको अलग कर दिया। 1971 की लड़ाई में इसको अलग किया था। 1971 की लड़ाई में। तो अब आगे की बात देखिए, दे यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आगे देखिए, तो अगले पेज में क्या दिया गया है, इंडियन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक तुम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे थे, फ्रांस की, तो वो एस्टेब्लिश्ड एज ए ट्रेडिंग कंपनी, और ये किसने बनाया था बोलो? बाय रॉयल चार्टर। चार्टर का मतलब रूल बुक, एक बहुत बड़ा पेज होता है जिसमें लिखा रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ये करेगी वो करेगी, तो उसको सोल प्रोप्राइटी दे दी, जाओ तुम अकेले व्यापार करो। जबकि 20 कंपनियां थी वहां पे, लेकिन एलिजाबेथ वन, जिसको मैंने बताया ना 13 साल की थी, और उनके 20 वो भाई बहन थे, वही सब मर गए थे। तो एलिजाबेथ वन, और 90 साल तक शासन किया उन्होंने। उन्हीं के समय में ब्रिटेन को बर्तानिया कहा, ब्रिटानिया, पूरे वर्ल्ड में उनके उन्हीं के समय में सूर्य कवि अस्ति। समझ में आ गई बात आपको? तो समझो ये भाग्य ही है जिसे 3 साल तक एक कमरे में बंद करके रखा गया हो, वो माँ जिसकी मर गई है उसको निकाला है, कैसे उसको खाना वाना दिया जाता होगा, रॉयल फैमिली की थी, ऐसे राजा के परिवार वालों को मारा नहीं जाता, ऐसे ऐसे ही किए, और वो अंदर रही इसलिए बीमारी से बच गई। और जो बाहर रहे सब बीमार, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की हत्या कर दी। अब देखो, तो कहने का मतलब है, जरा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कहानी शुरू होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट्स, इसको अधिकार मिलता है, टू ट्रेड इन इंडिया, ट्रेड इन इंडिया बाय क्वीन, किसके द्वारा? लेकिन क्यों दिए गए? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको मोटी भेंट चढ़ाई, बहुत पैसा दिया। और इसके अलावा एलिजाबेथ वन ने तो ये किया, लेकिन बाद में इसने कहा कि क्वीन से योर ऑनर या योर मैजेस्टी, हमको एक वहां पर मिलिट्री रखने की भी इजाजत दे दो, और फिर वो भी दे दी। ठीक है, ट्रेडिंग के साथ ही गेव ए स्पेशल एंड गॉट स्पेशल पावर।
to keep a private army, to raise इसकी अपनी आर्मी बन गई। अब आर्मी बनने के बाद क्या हुआ? 17th सेंचुरी में क्या हुआ बताओ? They established foothold to minimum resistance. So they made, कहाँ कहाँ कॉलोनी बनाई? They made their colonies. सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। जहाँ जहाँ पोर्ट थे, क्योंकि पोर्ट से ही तो सामान भेजेंगे, बीच में कॉलोनी बना के आते हैं। सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। सूरत, मद्रास और कलकत्ता का तो उन्होंने देखो तुम्हारी बुक में कितनी ज्यादा प्रशंसा की है। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। अब जरा देखिए ना, ओके। Local rulers did not mind their trading posts. They welcomed them. However, company concealed the long existing ambitions. कंपनी के अंदर छिपा हुआ था। Local rulers welcomed them. क्योंकि ये बहुत बड़े ट्रेडर्स थे, बोले ठीक है किला बना लो, तुम तो हजारों का व्यापार हमसे करते हो। लोकल रूलर्स तो क्या किया? वेलकम, उन्हें वेलकम कर लिया। बट कंपनी का कैसा मोटिव था? इंफीरियर मोटिव। इंफीरियर जानते हो? बैड मोटिव्स। बट कंपनी हैज, आज भी तुम्हें मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो अडानी और अंबानी है, तो अडानी कहता है मैं तुमको 30,000 करोड़ रुपए दूंगा, तुम ये पॉलिसी बना दोगे मेरे देश के लिए कि जो रिलायंस का तेल है वो डबल रेट पे बिके। ऐसे ही पैसा बांट देते थे। और राहुल गांधी कहते हैं मैं तुम्हारा ट्रिपल रेट पे बिकवाऊंगा, मुझको तुम इतना। ये व्यापारी लड़वाते हैं। तुमको मालूम है ये अभी भी ट्रेडर्स का ही रूल है। तुम देखते हो ये हमारे लीडर्स हमने चुना है, वास्तव में वो जो पैसा पंप एंड शो करते हैं, खर्चा बहुत बाजे गाजे के साथ चुनाव लड़ते हैं ना, तो जो ज़्यादा चुनाव लड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है, वो जीत जाता है। लेकिन उसके पीछे का पैसा कहाँ से आता है? कौन चंदा देता है? तो हु इज गिविंग, जो भी चंदे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज डोनेशंस। इट इज गिवन बाय लार्ज कंपनीज and these leaders make policy in favor of it. ये एक ट्रेडर्स के पपेन है। इवन ट्रम्प भी कहीं ना कहीं ट्रेडर। जितने बड़े लीडर्स हैं उनको कौन हटाता है? बांग्लादेश में रिजाइम चेंज हुआ, ये सब ये ट्रेडर्स ही हटाते हैं। अगर उनके साथ उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया तो वो यहाँ के लोगों को जेंजी जानते हो तुम, 1000 लोगों को भेजेंगे, कहेंगे लो तुम्हारे अकाउंट में 3-3 लाख डालें, जाओ संसद पे आक्रमण करो। ऐसे करते हैं। और फिर एक पीछे से अपना एक आदमी है, तुमको बैठा लेंगे, तुम्हें बैठा लेंगे, ये जंजी बैठा लेंगे, ये कितना जय हो जाए वो पोस्टर ले लेके चलेंगे, इनकी जय, ये पोस्टर वो उन्हीं का आदमी है। तारिक रहमान को उन्होंने भेजा है यहाँ पे, वो पला बड़ा अमेरिका में, सब तारिक रहमान की फोटो लेके आए, अरे यही तो सही आदमी है, जनता देखती है न्यूज एजेंसी में। अब वो जो करेगा वो उन्हीं ट्रेडर्स के लिए करेगा जो अमेरिका में। ऐसा सब देश में होगा। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है जो तुमको कल मैंने बताया था कि 5 ट्रिलियन इंडिया की है इकॉनमी, तो माइक्रोसॉफ्ट की 16 ट्रिलियन है। इंडिया कंपनी से बहुत पीछे। बताओ AI एंथ्रोपिक्स की 12 ट्रिलियन है, हर एक की 10-12 ट्रिलियन से ऊपर ही ऊपर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के CEO जो है ना, कंपनी की इकोनॉमी 50 देशों से ऊपर, तो वो कुछ भी कर सकती है। क्या पैसे से क्या नहीं हो सकता? बताओ।
जहां उसकी पॉलिसी चलेगी नेपाल में, वहां के राजा ने बोला गूगल से, देखो तुम हमको टैक्स नहीं दे रहे हो पिछले 3 साल से, हम गूगल बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा गूगल नहीं चलेगा हमारे देश में, अभी की बात है 6 महीने पहले, गूगल नहीं चलेगा क्योंकि टैक्स नहीं दे रहा। उसने वहीं के लोगों के अकाउंट में 3-3 लाख डाल, बोला जाओ जितने नेता हैं सबके आग लगा दो। आग लगा दी और वहाँ के नेता भाग के चले गए। अब तुम समझ गए क्या हो रहा है वर्ल्ड में, सही है। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रॉम ट्रेडर्स टू कोलोनाइजर्स, जो पहले हो रहा था क्या अभी भी कुछ बदल गया है? जिसके पास पैसा होगा उसी के पास शक्ति है, वरना क्या कहने की जरूरत थी? बोलो इंपीरियल क्यों कह दिया? इंपीरियल कहने का मतलब क्या है? क्या वहां की रानी को वो बाईपास कर गया होगा क्या? हाँ कर गया। इतना ज्यादा पैसा हो गया कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है और वो जो इंपीरियल है वो अब पपेट रहेगा। अब तुम क्या सोचते हो, जो प्रिंस चार्ल्स हैं और ये जो एंड्रू हैं उनके भाई, उनके हाथ में पावर है क्या? कुछ नहीं, बस वो सम्मान के लिए रहे। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब है द कंपनी हैज बैड मोटिव्स। कंपनी का कैसा मोटिव्स था? बैड मोटिव्स था, वो कुछ और करना चाहती थी, ट्रेड के लिए आई थी। अगली लाइन पढ़ो। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेटजी ऑफ, अगली हेडिंग पढ़िए निशान, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये कहाँ का उन्होंने की? दे कल्टिवेटेड विद लोकल रूलर्स, दे मेड पॉलिटिकल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशन किसके साथ? विद लोकल। अगर मैं तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें ला के दूं यूरोप से जो भारत में आई नहीं, मैं कहूँगा कि मैं अगली बार ये लाऊंगा, तो तुम मुझसे प्रभावित हो जाओगे, तुम राजा हो और हम तुम्हारे साथ उठने बैठने लग जाए। भाई हम भी तो बड़ी बड़ी चीज ला रहे हैं, तो बोलो राजा के साथ अगर वो उठेगा बैठेगा, चाय नाश्ता करेगा और फिर चुपचाप तुम्हारे भाई को किनारे ले लो, तुम क्यों नहीं राजा बन जाओ? राजा ये है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार के साथ बैठा लेकिन इसको कोने में लेकर हमारे आदमी तुम्हारे साथ हैं। कल ऐसा करना, वो जब सो रहा हो गर्दन उड़ा देना। अच्छा, फिर इसके बाद जब तुम राजा बने, सारे तुम्हारे राज हमारे पास, इन्होंने किया, मालूम है? तो ऐसा चीज हो गया, कई चीजें तुम्हारे थ्रू करवा ली, फिर तुमको पपेट थ्रू कर। ये चीज क्या चीज की गई है? पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशनशिप का मतलब आना जाना हो गया। तो तुम उसके भाई को भी जानते हो, बेटे को भी जानते हो। अब क्या करोगे? दैट इज तेजस को कोने में ले जाओगे। नाउ ऑफरिंग मिलिट्री सपोर्ट, किसको? एंड ऑफर्ड, ये पता कर लो महल में चल क्या, और एक को मिलिट्री सपोर्ट दे दो। ऑफर्ड मिलिट्री सपोर्ट, किसको मिलिट्री सपोर्ट दिया? बताओ। दैट इज मिलिट्री सपोर्ट टू सम राइवल। एक राइवल चुन लिया कि राजा के अगेंस्ट कौन है, चाहे वो उसका मंत्री ही क्यों ना हो। अब मीर जाफर तो सेनापति था, जरूरी थोड़ी के बेटे को ही गद्दार बनाना है, कोई भी जो लालची व्यक्ति हो वहां का। और फिर क्या होगा? दस इंसल्टिंग, दस एक्टेड एज, इसका क्या मतलब है सोनल? एक्टेड एज पावर ब्रोकर। ब्रोकर जानते हो? जो तुम्हारा सामान बिकवा दे। दलाल जानते हो? एक घर को जब दूसरे को बिकवाता है, 4 घर देखने जाते हो तो दलाल दिखाता है ये घर देखो, ये घर देखो, वो ब्रोकर होता है। जो एक की चीज दूसरे को दिलवा दे उसको ब्रोकर कहते हैं। लेकिन जो पावर किसी के हाथ से दूसरे को दिलवा दे उसे क्या कहना? पावर ब्रोकर। तो ये पावर ब्रोकर की तरह काम। दे नेवर कन्फ्रंटेड डायरेक्टली विद एनी इंडियन रूलर्स, इवन दे डू नॉट लॉस्ट देयर एनी ऑफिसर। उनके सैनिक पीछे खड़े रहते थे, कैवलरी लड़ते वही थे। मंगल पांडे के समय में था जब 1000 सैनिक मारे, मंगल पांडे के समय
नाना साहब के समय में था 1857 में। बोले सेना से इन्फेंट्री से जाओ, कानपुर की बात है, बिठूर में 2000, इंडिया का ये पहला डिस्प्यूटेड है, बुक में लिखा है तुम्हारी, 2000 ये ब्रिटिशर्स की पत्नियों और उनके छोटे बच्चों को काट दिया। गलत है, लेकिन नाना साहब ने कहा ब्रिटिशर्स को मजा चखाना। अब बिठूर में उनका बहुत बड़ा कैंटोनमेंट था, उसी समय 1857 का संग्राम हुआ था। आपकी बुक की बात अभी दिखा देंगे। तो उन्होंने क्या किया बताओ? तुम्हें सेना से लड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनके परिवार का हिसाब। तो उसके बाद से फिर जो ब्रिटिशर्स आते थे परिवार को वहीं छोड़ के आते थे। इतना डर गए कि बच्चों को तो बचाना है। तो पावर ब्रोकर समझ गए? यस सर। ठीक है। एंड they would also play a rivalries between regional rulers and succession. They also involved themselves in succession dispute. रिद्धिमा, इसका क्या मतलब है बताओ? उन्होंने अपने आप को सक्सेशन डिस्प्यूट में भी इन्वॉल्व किया। बिल्कुल सही है। बताओ। उत्तराधिकार, जैसे दो बेटों के बीच लड़ाई है, हिरार्कियल उत्तराधिकार। अभी समझाया था कि नहीं साइंस में हिरार्की क्या होती है? दो बेटों के बीच लड़ाई है, एक बेटे से दूसरे बेटे को मरवा दिया। अगले पेज पे लिखा है सक्सेशन डिस्प्यूट, पढ़ो पेज नंबर 93 का दूसरा लाइन। और इसके अलावा इन इंपीरियल्स या रूलिंग हाउस, ऐसा भी वो करते थे। ठीक है, तुम्हारे कोर्ट में कोई लालची मंत्री है, उसके साथ मिल गए तो पावर ब्रोकर बन गए। राजा बूढ़ा है, उसके दो बच्चे हैं, तो हम बनवाएंगे अपने मन। सक्सेशन डिस्प्यूट, उसको रिजॉल्व किया। और क्या किया बताओ? ऑल्सो इन्वॉल्व, दे ऑल्सो इन्वॉल्व। मतलब कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखा देते थे और फिर उसके आप से फिर लड़वाते। कोई छोटी भी चीज किसी के साथ मिल जाए तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। ये दिखा देते थे कि एक के साथ हम मिल गए, यही चीज। दे ऑल्सो इन्वॉल्व in rivalries between two different kingdoms. एक तो है कि दरबार के अंदर किसी को लालची को पकड़ लिया, जैसे मीर जाफर टाइप, बच्चों के बीच झगड़ा करा दिया, और जैसे अलग अलग लोगों के बीच झगड़ा करा दिया कि मराठों के साथ राजा रणजीत सिंह का झगड़ा, ऐसे कर करके किया है। ठीक है। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व कि in rivalries between two kingdoms. अपने हथियार दे देते थे, कहते थे लो हमारे हथियार से लड़ो, हमारी कैवलरी खड़ी, बड़े चालाक थे, हथियार दे देते थे, खुश खड़े, अपने लोगों को नहीं मरवाए। कॉन्फ्लिक्ट्स, आगे की बात देखो। दे आइडेंटिफाई, यानी जो हमारे यहाँ का कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वार था, इसको इन्होंने बदल के रख दिया, तुम्हारी सेना में फूट डाल दी। तो बोलो जो कन्वेंशनल मेथड था वो अब धोखेबाजी में बदल दिया उसको। समझ आ रही बात नहीं? तो सेना कैसे लड़ेगी? आगे देखो। द ब्रिटिश वर इक्वली स्किल्ड एट एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग डिविजन्स विद इन इंडियन सोसाइटी। अगली लाइन पढ़ो, छठी लाइन। दे ऑल्सो डिवाइडेड, डिवाइड एंड रूल ही पढ़ रहे हैं। They also divided इंडियन सोसाइटी। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी का कौन से देश में है? चाहे धर्म को लेकर के हो, सबसे ज्यादा धर्म यही है, सबसे ज्यादा संप्रदाय यही है, शिया भी यही है, सुन्नी भी है, हीनयान, महायान, दिगंबर, श्वेतांबर, शैव, वैष्णव, नागा, क्या नहीं है यहाँ पे? यहाँ आप एक तरफ कैथोलिक्स भी हैं और इसके अलावा प्रोटेस्टेंट भी हैं और सीरियन चर्च भी देखोगे तुम। यहाँ KV1 के आगे निकलोगे, सीरियन चर्च भी, सीरिया का चर्च भी। 12 तरीके की क्रिश्चियनिटी डिवीजन है, सब यहाँ रहते हैं फल फूल में।
लेकिन किसने इन सब चीजों का लाभ उठाया? Yes. दे ऑल्सो डिवाइडेड। किसको डिवाइड किया? ठीक है, डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी। किसके नाम पर बोलो? ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ऑन द नेम ऑफ अपर कास्ट लोअर कास्ट, उनके बीच में भी करेंगे। अपर कास्ट लोअर कास्ट एंड क्लैंस। क्लैंस भी बोल सकते हो या क्रीड। क्रीड समझते हो? संप्रदाय। एक ही धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, उनको क्या कहते हो? क्रीड्स या क्लैंस कहते हैं। तो इसको कहेंगे संप्रदाय। जाति के अंतर्गत होते हैं संप्रदाय। कल मैंने आपको बताया था ना कि जैसे शिया सुन्नी और इस तरीके से दिगंबर श्वेतांबर। जैन में भी दो संप्रदाय हैं। कौन कौन से होते हैं? जैन की स्थापना किसने की थी बोलो? महावीर स्वामी। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। और दूसरा क्या है? मैं ये बता रहा हूं, ये भी दो ऐसे क्रीड हैं। तो महावीर स्वामी में जो कहते हैं मैं सफेद कपड़े पहनूंगा, उनको श्वेतांबर। और जो कहते हैं दिशाएं ही हमारा अंबर, हम कपड़े ही नहीं पहनेंगे, वो श्वेतांबर। महावीर स्वामी खुद कभी कभी कपड़े नहीं पहने, जहां भी उनकी वो लगी। तो ऐसे बहुत सारे मुनि हैं जो दिगंबर, इनको सबसे महान माना जाता है। ये कर पात्री होते हैं, ये थाली में नहीं खाते हैं, तुमको अपने हाथ से इनके मुंह में खिलाना पड़ेगा, या ये अपने हाथ में लेके पूरे जीवन कर पाते हैं, कर में ही लेके पानी भी पिएंगे। इनके बहुत ज्यादा इनके डिवोटीज, खुद ही ये मरते हैं, भूखे रहेंगे, कहेंगे अब हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं। और जब इसको संथाल कहते हैं, अब 2 महीने पहले खाना बंद कर देते हैं। ये बात अलग है कि हमारे कोर्ट ने संथाल पर रोक लगा, बोले ऐसे तुम अपने आप नहीं करोगे, ये सुसाइड माना जाएगा। बल्कि उनकी धर्म की एक पुरानी रीति है जो 1500 सालों से चली आ रही है। चलो अब तुम समझ गए कि नहीं? उस समय उनकी पूजा की जाती है। चलिए हम ये बात देखते हैं कि इस तरीके से डिवीजन की है। आगे देखो, क्या तुम्हें ऐसी बात बैटल ऑफ पलासी में मिलती है? That is, पलासी के युद्ध में तुमने पहले भी कई बार पढ़ रखा है ना, कि नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा था। पलासी का युद्ध क्या हुआ? तो किस चैप्टर में पढ़ा होगा? ये कौन पीछे चैप्टर है ऐसा कोई क्या? कि नहीं है? पुरानी बुक के चैप्टर में, पुरानी बुक में है तो पुरानी तुमने नहीं पढ़ी होगी ना। देखो तो था। हाँ वही मुझे लगता है। इन बैटल ऑफ पलासी, चलो हो सकता है मैंने पढ़ाई हो शुरू में। पलासी जब तक नहीं आई थी तो मैंने पढ़ाई थी ना। बैटल ऑफ पलासी 1757 में इन्होंने क्या काम किया जरा देखो। दैट इज व्हेन सिराजुद्दौला, व्हेन सिराज उद दौला, सिराजुद्दौला द किंग ऑफ, किंग कहाँ का किंग था बता? ऑफ बंगाल। इसने बोला कि मैंने तुमको FTA साइन करा तुम्हारे साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तुमसे टैक्स नहीं लूंगा। तुम हमसे सामान ले जाते हो, सारे ट्रेडर्स को फ्री में बांट रहे हो। ये क्या चक्कर है? हमारे पास तो टैक्स ही नहीं आएगा। हमने तुमको बोला टैक्स फ्री सामान, तुम तो यहाँ के लोकल जितने ट्रेडर्स हैं जो चाइना से आ रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं, तुम हमसे बहुत सामान लेके उनको फ्री में दे रहे हैं। ये नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? मेड ऑब्जेक्शन। किसके साथ? विद मिंगलिंग ऑफ लोकल ट्रेडर्स। इनकी साठ गांठ हो गई। ठीक है, क्या किया बताइए? मेड ऑब्जेक्शन ओवर मिंगलिंग का क्या मतलब है?
मेल जोल, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा था, वो इन सब चीजों में छेड़छाड़ करना चाहती ही नहीं थी एडमिन में। लेकिन अब वहां का ये रूलर था विद लोकल ट्रेडर्स, लोकल ट्रेडर्स के साथ वो मिल गई एंड प्रोवाइडेड आइटम टैक्स फ्री, और उनको क्या करने लगी, टैक्स फ्री करने लगी। सिराजुद्दौला को औरंगजेब ने वहां का क्या सिपह सालार नियुक्त किया था, लोग सामंत बनाते थे कि नहीं, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया औरंगजेब के बाद कि वहां का राजा बन बैठा। तो लोग अलग अलग सामंत बना देते थे कि इतनी बड़े राज्य की कैसे होगी। लोकल ट्रेडर्स एंड प्रोवाइडिंग उनको आइटम्स टैक्स फ्री। तो फिर इसने क्या किया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ मीर जाफर को मिला लिया। वो कौन था बताओ, दैट इज कमांडर ऑफ सेनापति। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उस समय वहां था। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था, नवाब। उसने एट दैट टाइम रॉबर्ट क्लाइव वाज ये कंपनीज एजेंट इन नवाब्स कोर्ट। उसको बड़ी पोस्ट नहीं मिली थी, लेकिन उसकी चालाकी ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया एक दिन। पहले उसको जनरल ऑफ इंडिया बनाया बंगाल का, फिर पूरे जनरल ऑफ बंगाल बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसकी चालाकी देखो। तो एट दैट टाइम वो सिर्फ एक कोर्टियर था, दरबारी, वाज अ कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। ये भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था बोलो, इन नवाब्स कोर्ट। तो उसने क्या किया, डिसग्रंटल्ड का मतलब समझते हो, असंतुष्ट लोगों के साथ, या डिससेटिस्फाइड समझते हो, जो संतुष्ट नहीं थे राजा से, उनके साथ वो मिल गया। सो he made a plan of conspiracy. So he, ठीक है, made a plan and conspiracy. किसके साथ, conspiracy का मतलब आप समझते हैं क्या, षड्यंत्र। षड्यंत्र का क्या मतलब है, वैसे तो षड्यंत्र ये होता है जो 6 इस तरीके से होते हैं और इनको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए, उससे जो बनता है उसको षड्यंत्र कहते हैं। षड का मतलब 6, हेक्सागन। लेकिन ऐसा बना के उसको खेलने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। तो अगर कोई दिमागी व्यक्ति है, चालाकी से खेल ले तो खेल ले, ऐसा इसे चौपड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपड़। ऐसा षड्यंत्र से चला। कॉन्स्पिरेसी का मतलब कि तुम इनसे मिलो, सोनल के साथ चलो, अपन इसकी किताबें 2-3 निकलवा लेते हैं, जो मेरी गुम हुई है उसकी भी गुम हो जाए, तो कहेंगे षड्यंत्र। इसको चुपचाप बाहर भेज दिया, इसकी किताबें सब निकाल दी, इसको षड्यंत्र। समझ में आ गई, ऐसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। तो इसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ कॉन्स्पिरेसी की, मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, कमांडर। इसका अल्टरनेट वर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, कंस्पिरेसी लिखना। कंस्पिरेसी विद मीर जाफर, द मिलिट्री कमांडर, विद मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, कमांडर। ही वाज मिलिट्री, कितने बड़े के साथ उसने कर दी। बोला कि तुम हमारे अंडर में राजा बन जाओ और फिर तुम हमको FTA देना, फिर टैक्स नहीं लेना। हमारी कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, बस हमको बस टैक्स भी चाहिए और तुम राजा बने रहना। मिलिट्री कमांडर, ठीक है, प्रॉमिसिंग। तो कंपनी प्रॉमिस्ड him to make नवाब। अब क्या आगे की कहानी है, ये सबसे बड़ी कहानी कही जाती, क्योंकि इससे इसने ईस्ट इंडिया के पैर बंगाल में अच्छी तरह से जमा दिए।
बहुत बड़ी बात है। पूरी वो पपेट बन गया। फिर मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम ने बोला अरे हम तो राजा हैं, तो फिर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बैठाया। पहले मीर जाफर को बैठाया, थोड़े दिन में वो कहने लगा कंपनी से तुम यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप मत करो, मैं राजा हूँ। अच्छा हमने तुम्हें राजा बनाया और तुम हमें आंख दिखा रहे हो, हटो। हटा के मीर कासिम को बैठाया। मीर कासिम भी उस समय राजा सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, लेकिन कंपनी जानती थी ये मेरा पपेट है, राजा मानने को ही नहीं तैयार होता था। कासिम भी यही कहने लगा मैं ही राजा हूँ, चुप रहो उससे रिप्रेजेंटेटिव से। फिर उसको हटाया, फिर से जाफर को बनाया, फिर तब जाफर सही हो। कासिम को मरवा दिया, इस चक्कर में जाफर सही हो। डरा दिया इसको कि नहीं करोगे मरवा देंगे। वो बात तुमको समझ में आ गई। मीर को नवाब बनाने की सोचा। फिर ये लड़ाई कहाँ हुई बताइए? बैटल ऑफ प्लासी। That is now Mir Jafar promising to install in the new Nawab. The battle took place at Falasi, some 150 kilometer north. Now, company disobeyed the instruction of Sirajuddaulah. नहीं, हम लोकल को फ्री देंगे, अब तो युद्ध होगा। अगर डिसओबे नहीं करोगे तो युद्ध कैसे होगा? कंपनी ने क्या किया? डिसओबे द इंस्ट्रक्शन। किसके इंस्ट्रक्शन थे? ऑफ नवाब। नाउ बैटल टुक प्लेस। बोलो नवाब की तरफ कौन आया? बताओ, भी बताया था तुम। फ्रेंच आर्मी। थोड़े दिन पहले हमने बताया था कि डुप्ले फ्रेंच का था, उसने उनकी मदद। और इसकी मीर जाफर की किसने मदद की? ईस्ट इंडिया कंपनी। ना ये लड़े ना वो लड़े, मीर जाफर जीत गए। अब एक तरफ मान लो थोड़े से सैनिकों, उनके 150 सैनिक आ जाए, इसकी पूरी सिराजुद्दौला की 10,000 सेना खड़ी है। उसने कहा मारो इनको, क्लाइव की सैनिकों को। मीर जाफर ने कहा मत मारो, मैं सेनापति हूँ, जब मैं ऑर्डर दूंगा तब मारना। राजा की बात माने की सेना कि सेनापति की? तो कौन जीता? मीर जाफर जीत गया। तुम्हारी ही सेना तुम्हारे दुश्मन को नहीं मार रही, क्योंकि तुम्हारा सेनापति गद्दार निकल। मीर जाफर ने बोल दिया मत मारो, 10,000 की सेना खड़ी रही। तो नाउ बैटल टुक प्लेस। कहाँ पे बैटल हुआ? बैटल टुक प्लेस। इसीलिए मीर जाफर को इंडिया का ट्रेटर, गद्दार कहा। टुक प्लेस एट 150 किलोमीटर अवे। कहाँ से? फ्रॉम कलकत्ता। फिर वहां से एट पलासी। ठीक है, तो वो पलाशी है, वहां पलाश के फूल उगते थे, इसलिए से पलाशी कहा गया। दैट इज बैटल ऑफ पलासी। प्लासी तो ऐसे जो ब्रिटिश उसको बोलती थी, उसको प्लासी वो लोग ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं, तो प्लासी कहा जाता है। वो तुम लोगों ने सीरियल देखा है? जब भी मेरे घर आना तुम फूल पलाश के ले आना। पलाश के फूल बहुत सुगंधित होते हैं, तो इसीलिए अभी जैसे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप लड़े थे अकबर से, वो पूरा वहाँ हल्दी आज भी उगा है, तो इसीलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। नाम उसी के नाम पे तो पड़ता है, जो चीज़ होगी जहाँ। यहाँ पलाश के फूल थे तो इसका क्या नाम पड़ा? पलाशी। बैटल ऑफ प्लासी में हुआ। और क्या हुआ बताइए? सम 150 किलोमीटर मीर जाफर फोर्सेस ने क्या किया बताइए? सम फ्रेंच फोर्सेस, देखो ये निशांत ने बताया, तुम्हारी बुक में लिखा है, पढ़ो। फ्रेंच फोर्सेस असिस्टेड नवाब, but Mir Jafar did not give order to army to fight. So Sirajuddaulah defeated. तो नाम की लड़ाई नहीं करेंगे तो
कुछ नहीं असिस्ट किया, बट मीर जाफर हैज नॉट गिवन इंस्ट्रक्शन टू आर्मी फॉर फाइटिंग। उसने फाइटिंग के लिए कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? स्टूड असाइड। देखो तुम्हारी बुक में लिखा है, जब वो 150 लोग भी चुपचाप खड़े रहे, देख रहे सामने 10,000 लोग हैं, 500 पीछे ब्रिटिशर्स खड़े। 150 लोग क्या मरेंगे जाके? वो भी खड़े ही रहे। फ्रेंच भी कोई मरना थोड़ी चाहते, क्या मरने के लिए आए थे फ्रेंच? वो भी तो चालाकी थे। इसलिए नाउ इट इंश्योर्ड ब्रिटिश विक्ट्री एंड, ठीक है, आर्मी स्टूड असाइड, आर्मी खड़ी रही। एंड, ठीक है, नवाब डिफीटेड, मीर जाफर मेड द पपेट किंग, मेड पपेट किंग। लेकिन हम ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते हैं कि मीर कासिम हुआ, वो सब तुम्हारी पुरानी बुक में, वो सब हटा दिया गया। तो पपेट किंग एंड हमेशा he is called traitor, उसे गद्दार कहा। is a synonym of traitor. गद्दार का दूसरा नाम होता है देशद्रोही। अभी भी जो ट्रेटर होता है उसकी सजा दी जाती है, बहुत फांसी होती है। अब जरा देखो, नाउ द कंपनी क्या हुआ? Had by getting the power, कहाँ पे पावर मिला उसको? ऑफ बंगाल। धीरे धीरे स्लोली कंपनी टुक कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल। अभी तो मीर जाफर है, मीर जाफर से भी ले गया, ये 2-4 को मरवाया। एक छोटा मोटा युद्ध हुआ था जिसमें कासिम को हराया गया, वो सब युद्ध छोड़ दिया। और फिर इसके बाद कासिम के साथ युद्ध हुआ, फिर इसको बैठा। अच्छा अब बताओ, कंपनी नाउ स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम फार्मर। अब तो सोना हो गया उसका, यहीं का कॉटन यहीं के टैक्स से खरीद। पहले वहां से सोना आता था जहाजों में, तब यहाँ से कॉटन जाता था। अब कंपनी यहीं से टैक्स लेके यहीं से ले कह रही जितना कॉटन उगाओगे आधा हमको दोगे, किसानों से सीधा ले रहे। नाउ कंपनी बिकेम, भारत का माल बाहर भेज रही है टैक्स के नाम पे। तो अब लास्ट लाइन पढ़ो, नाउ कंपनी बिकेम किंग मेकर। तुम्हारी बुक में लिखा है बिकेम किंग मेकर, किंग मेकर बन गए, ठीक है। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड, आफ्टर दैट they started collecting tax from Bengal, Bihar and Odisha, the 3 richest states। आप समझो बिहार अभी कमजोर है, लेकिन उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन कर करके किसानों का इतना शोषण किया, वरना वहीं का मौर्यन एम्पायर था, वहीं की नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहीं जो जनपद और गणपद होते थे, महाजनपद, वो सब वहीं होते थे। बिहार रिचेस्ट स्टेट था। बिहार से हमारे भारत का शौर्य सब जगह फैला और बौद्ध साम्राज्य भी फैला। वो जो सम्राट अशोक की तुम बात करते हो, उसकी राजधानी ही बिहार में पाटलिपुत्र थी। अब तुम समझ लो बिहार कितनी बड़ी जगह है। सो आफ्टर दैट दे स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम बिहार, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और वो कौन कौन से स्टेट थे उस समय? बिहार एंड ओडिशा। दैट इज द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ। ऐसा तुम्हारी बुक में लिखा है, पढ़ लो, कहीं लिखा हो तो बता दो। रिचेस्ट
आसपास यहाँ कहीं लिखा है तो आगे लिखा होगा। आफ्टर दैट, नाउ उसके बाद उसी से वो क्या करने लगे, पैसे से भेजने लगे सामान, यहीं के पैसे से सामान भेजने। कौन था जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब शुरू किया? पढ़ो, हेडिंग में लिखी है। दैट इज इन 19th century लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अच्छा, 19th सेंचुरी कही जा रही है तो उस समय वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, 1857 के पहले की बात। 19th सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है? 1800 से 1900, तो अब इसके बीच में 1857 आता है और उससे पहले ये डलहौजी। तो चूंकि पहले था और उस समय गवर्नर जनरल होते थे, 1858 से, जैसा कि इन्होंने बताया था चित्रांश से, कि 57 में विद्रोह हुआ था तो 58 से पोस्ट बदली गई और सारे रूल चेंज हो गए। इसके बाद वायस राय हुए। कौन हुए? हेड को वायस राय कहते थे और पहले वालों को क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन था डलहौजी? इतनी बात तुमको समझ आ गई? इन 19th century द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन फेमस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। बिल्कुल बुक की लाइन बोलना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इवन इसको लॉर्ड कहा जाता है, इंट्रोड्यूस्ड। क्या इंट्रोड्यूस किया? डॉक्ट्राइन। इसमें क्या होता था तेजस्वी? अगर किसी भी बताओ जरा। किसी राजा का अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर हाँ, वो उसके राजा मर गया, उत्तराधिकारी। वो किसी को गोद लेगा तो वो गोद लेने वाले को ही एडॉप्टेड सन कैन नॉट बी नेचुरल मेल द सक्सेसर। हाँ, जो अगर मान लीजिए इफ एनी किंग हैज नो सन, सही है, मतलब डॉटर तो भी सर अगर सिर्फ मेल हेयर ही होता है, मेल ही हेयर होगा और अगर तुमने अडॉप्ट किया है मेल तो वो नहीं होगा। लेकिन ये प्रथा हमारे यहाँ पहले से चली आ रही थी कि बाहर से अडॉप्ट करके उसे वो बना सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं बना सकता। सर फिर इसको कहते हैं राज्य हड़प करने की नीति। सर अगर फिर उनके अगर मेल हेयर नहीं होता तो वो फिर कब्जा कर लेते। चेक करो, ऐसा उसने कई राज्यों पे कब्जा किया। अकॉर्डिंग टू विच, क्या था? अकॉर्डिंग टू विच, इफ, अगली लाइन पढ़ लो, इफ एनी प्रिंसली स्टेट विल बी एनेक्स्ड इफ रूलर इज विदाउट ए नेचुरल मेल हेयर। एनी प्रिंसली स्टेट, ठीक है। नागपुर और सतारा सबकी यही कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। कई ऐसे शहरों के नाम दिए, इनकी क्या बिसात, उनकी क्या बिसात, ऐसे सबको हड़प करता चला गया। तो एनी प्रिंसली स्टेट इज एनेक्स्ड, उन सब की लिस्ट पुरानी बुक में दी गई है, बट हमें उन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। एनेक्स्ड का मतलब, एक्स का मतलब समझते हो? एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी से उसको काट दो उस राज्य को तो एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब उसका राज्य हड़प दो, एनेक्स्ड, ठीक है। इफ ए किंग डज नॉट हैव, यानी डॉटर भी नहीं बन सकती, अ नेचुरल मेल, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब जरा देखो, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। तुमको अब 345 पे आना है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। 345 से 5 बजे तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे।